सचिव श्री BVR सुब्रमण्यम जी, जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीमान घनश्याम झा जी, कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट श्री M राजू जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव अथॉरिटी के अन्य अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों। कार्यक्रम संख्या की दृष्टि से छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप में से अधिकांश लोग दिल्ली गए हैं और लाल किला या तो देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक उसके सामने एक पहले वाटर बॉडी थी, जल स्रोत, जिसे लाल डिग्गी कहा जाता है। और लाल डिग्गी के कारण चांदनी चौक से लेकर के वो पूरा इलाका, वहीं से जल आपूर्ति हुआ करती थी। लाल डिग्गी कब और कैसे गायब हो गई, इसका जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर जम्मू कश्मीर को देखें तो आज की तारीख में भी बहुत सारे जल स्रोत हैं और अभी मैं मानता हूं कि देश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ काफी वाटर बॉडीज हैं। 1998 में जब सर्वे हुआ था तो उस समय 1248 प्राकृतिक जल स्रोत, नदी और तालाब थे, ऐसा माना गया। 2009 में जब सैटेलाइट मैपिंग हुई तो वो 1248 से घट करके 565 रह गई। ये समस्या को और गंभीर बनाता है और हम सबको सोचने के लिए विवश करता है। जल संसाधन और प्रबंधन पर जब बात होती है तो संविधान सभा की एक बात मुझे ध्यान में आती है। 15 जून 1949 को संविधान सभा के एक सदस्य ने एक प्रश्न उठाया, वहां डॉक्टर अंबेडकर से लेकर राजेंद्र बाबू तक सब लोग थे, कि पानी का मालिक कौन है। और मुझे लगता है कि एक दूसरे सदस्य ने टिप्पणी की कि जब भी पानी की बात होगी तो क्या जमीन और बाकी चीजों पर ही अधिकार की बात सरकार की होगी, या पानी का भी अधिकार किसी के पास होगा। जायदाद और संपत्ति से पानी का महत्व कम है या ज्यादा, इस पर एक लंबी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि वो टिप्पणी बहुत गंभीर थी और इसलिए संसाधन और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों को इस विषय में ज्यादा संवेदनशीलता से सोचने और समझने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर संचालक ने भी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने की, लेकिन इंजीनियरिंग क्या है अब उसकी प्रैक्टिस हमने कभी की नहीं, तो तकनीकी सवालों से हम लोग दूर हो गए हैं। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि पानी जो है वो व्यक्ति, समाज, राज्य या देश और या पूरी दुनिया को जीवन प्रदान करता है। तो ये सिर्फ जमीन जायदाद नहीं हो सकता है, उसमें भी जीव है और इसीलिए वो जीवन दे सकता है। इसलिए जल संसाधन में जो जल संसाधन है प्रबंधन में, उसे जीवित मानकर, सजीव समझकर तकनीकी दृष्टि से अगर हम प्रबंध करेंगे तभी भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छे जीवन लायक संसाधन छोड़ के जा सकेंगे। ये सच है, जैसा मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में जल संसाधन पर्याप्त था, लेकिन ये भी सच है कि उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। और कारण इसके पीछे स्पष्ट रूप से लोगों को लगता था कि बहुत पानी है, क्या जरूरत है, तो कभी खत्म होने वाला नहीं है और पानी की कोई समस्या यहाँ आएगी, ऐसा लोग मानते नहीं थे। लेकिन अब पिछले दिनों अखबारों में प्रमुखता से ये खबरें छप रही हैं कि 15 लाख आबादी को पीने का पानी नहीं है यहाँ, और गर्मी के दिनों में विशेष रूप से कुछ इलाकों में काफ़ी कठिनाई होती है। तो नदी, तालाब, जोहड़े जो भरपूर इस यूनियन टेरिटरी में थे या वाटर बॉडीज थी, उनकी शुद्ध न लेने के कारण धीरे धीरे वो विलुप्त होती गई। कुछ दिन पहले मैंने आंकड़े देखे, जम्मू में अच्छी बासमती की फसल होती है, बुआई से लेकर के और पैदावार आने तक
जो आंकड़ा मोटे तौर पर है 1400 mm पानी की आवश्यकता होती है और लगभग 288 mm पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। बचे हुए 1111 mm अन्य तरीके से पूरे हो जाते हैं। गेहूं की खेती के समय ये आवश्यकता और बढ़ती है और उस समय काफ़ी कठिनाई होती है। कुछ लोगों ने लेख लिखे हैं इस पर और मुझे लगता है कि वहीं कर्तव्य की तीसरी मान ली गई। वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने प्रेजेंटेशन में कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। वह संकेत देता है कि बेहतर और सतत विकास के लिए तर्क संगत प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो विरोधाभासी भी है। हो सकता है कहीं गर्मियों में पानी की कमी हो और बरसात में उसी इलाके में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा देखने को मिलता है। एक पुरानी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मुझे लगता है जल संसाधन प्रबंधन में पूरे विश्व में जो बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक की इजाद हुई उसमें इजराइल का नाम सर्वोपरि से आता है, क्योंकि वहाँ 60% से ज़्यादा रेगिस्तान है और इसलिए जीवन की कठिनाई और जल की कठिनाई वो सबसे ज़्यादा समझते हैं। या वो ड्रिप इरिगेशन हो, एडवांस फिल्ट्रेशन हो, वाटर लीकेज डिटेक्शन हो, रेन वाटर कलेक्शन हो या ट्रीटमेंट सिस्टम या स्मार्ट सिटी, ये सब तकनीक की शब्द दुनिया के शब्दकोश में इजराइल ने ही दिए हैं और एक क्रांतिकारी कदम इजराइल ने इस क्षेत्र में उठाया और 50 वर्षों की प्लानिंग उन्होंने एडवांस में की। इस कार्यक्रम के बाद जो मुझे स्वरूप दिया गया उसमें न्यू पिंटो वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट तथा ऑप्टिमम डेवलपमेंट पर कोई प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो। न्यू और मकारो संस्था और उनकी टीम के लोगों ने पंजाब में काफ़ी काम किया है। मकारो के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है कि शायद विश्व की सबसे पुरानी वाटर मैनेजमेंट की संस्था है। 16वीं शताब्दी की एक घटना है। एक मशहूर पेंटर थे योकिम, उनकी एक पेंटिंग है जिसमें मोजेज अपने सहयात्रियों के साथ पत्थर से पानी निकाल कर पी रहे थे। पहाड़ी और रेगिस्तानी जमीन और पानी के संकट को दर्शाती हुई यह पेंटिंग एक बड़ा संदेश देती और शायद पानी का यह अभाव इजरायली एक्सपर्ट्स के लिए मिशन बन गया, जिसे नई तकनीकों से उन्होंने प्रचुरता में बदल दिया। मैं हृदय से आभारी हूँ देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जल संसाधन प्रबंधन पर कई देशों से जहाँ भी उच्च तकनीक पर काम हुआ है या हो रहा है उनके साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया, MOU साइन किया। 2015 में मुझे याद है इजराइल के साथ जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग की मुहर लगी थी। उस समय मैं भी दिल्ली में था और ये महसूस की गई कि अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय सहयोग आवश्यक है, जिससे तकनीकी विशेषज्ञता और वर्कशॉप्स के जरिए जल संसाधन विकास और प्रबंधन में सहयोग दिया जा सके। इजराइल ने डिसैलिनेशन पर भी काफ़ी काम किया है, इसलिए उनका अलग अलग क्षेत्रों में जो अनुभव है उसका फ़ायदा हमारे देश को और हमारे अनेक प्रदेशों को मिल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है और मुझे लगता है कि उस दिशा में अब जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। घनश्याम झा जी सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तकनीकी रूप से दक्ष हैं, कुशल हैं और इन्हें काफ़ी जानकारी अलग अलग राज्यों में या देश के विभिन्न हिस्सों में जल संसाधन को लेकर के जो समस्याएं हैं उनका गहन अध्ययन इन्होंने नज़दीक से किया है। अब हम लोगों के इलाके में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि इंद्र देवता जब प्रसन्न होंगे तो जल की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो लोग भगवान इंद्र का दरवाजा ही खटखटाते रहते थे। अब मुझे लगता है कि खुद भी कुछ करना पड़ेगा और इसलिए एक रेगुलेटर की आवश्यकता जब महसूस की गई कि जल प्रबंधन कैसे किया जाए, कृषि उद्योग घरों के लिए पानी का टैरिफ क्या हो, कैसे रेगुलेट किया जाए, अगर विवाद हैं
तो उनका न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कैसे समाधान हो सके, इन सब चीज़ों को लेकर के ये निर्णय किया गया। 2005 से अखबारों में बड़े लेख भी लिखे गए। अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रेगुलेटर की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। जम्मू कश्मीर में भी अभी बताया गया कि रेगुलेटर बना दिया गया। 2016-17 में पॉलिसी भी और प्लान भी बनाया गया। जमीन पर कितना उतर रहा है ये मूल्यांकन मुझे लगता है कि हमारे बजाय यहाँ के लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अन्य राज्यों तथा यूटी के प्राधिकरण की तरह जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में भी प्राधिकरण के पास पानी के अंतर क्षेत्रीय आवंटन, परियोजना मूल्यांकन, जल टैरिफ की स्थापना इत्यादि विस्तृत अधिकार थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ कमियां भी रह गई होंगी। झा जी के चेयरमैन बनने के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन्हें सुलझा लिया गया है और मुझे लगता है कि भविष्य में उनके अनुभव के कारण काफ़ी सहायता हम सबको मिलने वाली है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में प्रभावी काम हो सकेंगे। प्रशासन की तरफ से भी प्राधिकरणों को हर प्रकार से जो भी आवश्यक होगा वो सहायता दी जाएगी। अभी यहाँ बताया गया कि 19 अतिरिक्त पदों के लिए मंजूरी दी गई है। मुझे लगता है कि ये आवश्यक है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म अच्छे ढंग से वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की बने और उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हों, मैं हूँ या पूरा प्रशासन, मुझे लगता है कि सब लोग संबद्ध हैं और निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। 2014 में जब बाढ़ आई थी, आप सब वाकिफ हैं, उसके बाढ़ से होने वाले नुकसान के पूर्वानुमान संबंधी परियोजना के लिए भी पिछले दिनों झा जी ने इंग्लैंड की एक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ फरवरी में एक समझौता किया था। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ा कदम है। नदी में आने वाली बाढ़ से लोगों के हताहत होने, इमारत रहने, बुनियादी सुविधाओं में बाधा पैदा होने और आर्थिक नुकसान के संदर्भ में, जोखिम के संबंध में पूर्वानुमान मिलने में हमें बड़ी सहायता इस MOU के कारण होगी। ये सच है कि हम जल संसाधनों में समृद्ध हैं, लेकिन अनप्लान डेवलपमेंट तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण खतरे भी हैं और मैं समझता हूँ जल संसाधनों का प्रबंधन और रेगुलेशन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विकास आवश्यक है, लेकिन अपने प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर मुझे लगता है कि हम विकास कितना करेंगे, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। मैं यूटी के नागरिकों से भी और मुझे लगता है कि सबसे ये निवेदन करूंगा कि केवल रेगुलेटरी अथॉरिटी या सरकारी महकमे इस क्षेत्र में काम करें तो शायद परिणाम उतना नहीं आएगा। जब यहाँ के नागरिक भी इसको लेकर के संबद्ध होंगे तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा। तालाब को काट करके मकान बना दिया जाए, लोकेलिटी या बाजार डेवलप कर दिया जाए, जल स्रोतों को काटा जाए, मैं समझता हूँ कि कानूनी रूप से भी ये प्रशासन सन्नद्ध है और इस तरह का काम न हो, इसके लिए जो भी कानून बनाना पड़ेगा या उस पर ध्यान देना होगा वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। जल संसाधन विकास और प्रबंधन, नदियों तथा झीलों के पुनर्वास और फ्लड कंट्रोल पर आगे और भी काम करने की आवश्यकता है। उसके आधार पर ठोस कार्य मैं समझता हूं कि झा जी के नेतृत्व में इनके सारे सहयोगी मिलकर के करेंगे। नीतियां काफ़ी बनी हैं और आगे अच्छी नीतियां भी बनेंगी। जल्द से जल्द उसे कैसे क्रियान्वित किया जाए, ये अगर ध्यान में रख करके इसमें प्राधिकरण का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि जिस लक्ष्य से इस प्राधिकरण की स्थापना हुई है और देश के मैं कहूँ कि चुने हुए विशेषज्ञों को यहाँ लाने की कोशिश की गई है, उसका लाभ यहाँ के सामान्य नागरिकों को मिलेगा। और आगे भी जो सहयोग वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को चाहिए वो निश्चित रूप से यहाँ का प्रशासन देगा। और इतना ही कह करके मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ कि आप सबने हम लोगों को अवसर दिया, हम लोग भी इस चीज़ को समझ सके और एक दृष्टि हमारी आगे की क्या होनी चाहिए
इसका अवलोकन कर सके, इसके लिए मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।